नमस्ते, नमस्कार, आदाब, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पर। और ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो सर डेली टेस्ट सीरीज चलता है 50-50 का, वही हम चलाने जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये पूरा सेशन चलेगा साइंस। और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है यहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी और सोशल साइंस दोनों का टेस्ट। ठीक है, तो ये हम चलाएंगे और इसमें आपको करना क्या है कि क्वेश्चन को हम सिर्फ रटवा देंगे और ये इसमें का जो क्वेश्चन होगा वो आपको मेरिट के लिए काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से, ये साइंस और टेक का है पहला। ठीक है, ये आपको थंबनेल में पता चल जाएगा क्या है वैसे। चलिए पहला क्वेश्चन है कि दांत के किस हिस्से में रुधिर वाहिनियों संयोजी उत्तक तथा तंत्रिका सूत्र भरी रहती है। दांत के किस हिस्से में रुधिर वाहिनी संयोजी उत्तक तथा तंत्रिका सूत्र भरी रहती है, तो मज्जा गुहा में। ठीक है, कहता है कि दांत के किस हिस्से में रुधिर वाहिनी संयोजी उत्तक तथा तंत्रिका सूत्र भी भरी रहती है, तो मज्जा गुहा में। ठीक है, मज्जा गुहा में। दूसरा है कि निम्नलिखित में किस यौगिक में हाइड्रोजन बंधन नहीं है। देखिए H2O में हाइड्रोजन बंधन है, NH3 में है, CH3 COOH में है, लेकिन CH4 में हाइड्रोजन बंधन नहीं है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला चलिए, कहता है कि किसी ठोस को दबाने पर उसके परमाणु की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। किसी ठोस को दबाएंगे ना तो उसके परमाणु की जो स्थितिज ऊर्जा है वो बढ़ जाता है। ठीक है, चौथा है निम्नलिखित में कौन एक लक्षण अनावृत बीजी की नहीं है। कौन सा है लक्षण जो अनावृत बीजी का नहीं है, मतलब एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का नहीं है। चलिए इसको अच्छे से देखते हैं। कहता है कि थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको। हाँ, यहाँ पे कहता है कि अनावृत बीजी का कौन सा लक्षण नहीं है। तो देखिए कौन कौन लक्षण है सो जान लेते हैं। मैंने अनावृत बीजी में कौन कौन सत्व आता है, कौन कौन नहीं है, वही पूछ रहा। ये है कि इस पौधा में, मतलब अनावृत बीजी में बीज बनता है, परंतु बीज जो है ना फल के भीतर नहीं होते हैं। एकदम सही है, बीज रहता है लेकिन बीज फल के अंदर नहीं रहता है। साथ ही साथ इस पौधे में जड़, तना तथा पत्ती अपूर्ण विकसित होती है। बिल्कुल सही, ये पौधे बहुवर्षीय होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, ये बात भी सही है। और इसमें जो कहा गलती जो है इसमें सी नंबर की, इस पौधों में सालों भर फूल रहता है, ये गलत है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, एक विलियन एक पात्र में रखा है, एक विलियन एक बर्तन में रखा है। ठीक है, जब विलियन को कांच की छड़ से चलाते हैं तब विलय के रवे पृथक होने लगता है, यह विलियन होगा अति संतृप्त। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे, एक बिलियन एक बर्तन में रखा हुआ है और जब बिलियन को कांच के छड़ से चलाएंगे ना तो विलय के जो रवा है वो पृथक होने लगता है, यह विलियन होगा अति संतृप्त। ठीक है, छठा है कि एक वस्तु पर बल आरोपित करने पर क्या क्या होता है। तो गति प्रारंभ हो सकता है, गति से विराम में आ सकता है, अपनी गति की दिशा बदल सकता है, सारे के सारे चीज हो सकता है, ये तो आप जानते ही हैं। चलिए सातवां नंबर, तिलचट्टा के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 13 होते हैं। तिलचट्टा के हृदय में 13 होते हैं, 13 कक्ष होते हैं। परमाणु एक धन आवेशित गोलाकार पिंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। परमाणु एक धन आवेशित गोलाकार पिंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। परमाणु के संबंध में विचार करने के लिए ये बात किसने मतलब विचार किया था, तो जे थॉमसन ने ये बात कहा था। फिर अगला है कि धातु से बने ठोस गेंद में एक कोटर है। धातु से बने ठोस गेंद में एक कोटर है, गेंद को गर्म करने पर कोटर का आयतन बढ़ जाएगा। धातु से बने ठोस गेंद में एक कोटर है। ठीक है, गेंद को गर्म करने पर कोटर का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा जीव जो दो जनन स्तर निम्नलिखित में कौन सा जीव दो जनन स्तर का बना होता है तथा दोनों जनन स्तर के बीच अकोशिकीय मेसोलिया पाया जाता है, तो हो जाएगा क्या दोस्तों, हो जाएगा फॉर यहाँ पे है क्या लिखा है, कैनिडेरिया। ठीक है, कैनिडेरिया हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन सा जीव दो जनन अस्तर का बना होता है तथा दोनों जनन अस्तर के बीच अकोशिकीय मेसोल मेसोग्लिया पाया जाता है, तो हो जाएगा दोस्तों, ये वो लिखा है कि सी है, पता नहीं चल रहा है। नहीं, कैनाइडेरिया हो जाएगा अगर एक तरह से देखा, अगर वो नहीं है तो। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस तत्व के जोड़े के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन समान संख्या में होता है, तो क्लोरीन तथा ब्रोमीन।
निम्नलिखित में से किस तत्व के जोड़े के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की समान संख्या है वो क्लोरीन तथा ब्रोमीन होता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबा दिया गया है, तो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन कितना होगा? तो वस्तु के आयतन के बराबर होगा। एक वस्तु को द्रव में, तो आप जानते हैं कि मतलब डुबा देने पर उसके आयतन के बराबर होता है, ये नॉर्मल बात है, न्यूमेरिकल कह रहा है। ठीक है, जो न्यूमेरिकल को छोड़िए, न्यूमेरिकल क्या ही समझाया जाए कि यहाँ जगह भी नहीं है, क्योंकि अधिकांश तत्व के परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं, परमाणु अस्थायी होते हैं। अधिकांश तत्व के परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं, परमाणु अस्थायी होते हैं। तो यह बात इसमें हो जाएगा। इसमें देख रहे क्वेश्चन क्या है कि अणु अथवा आयन के रूप में, अणु अथवा आयन के रूप में हो जाएगा। अधिकांश तत्व के परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं, परमाणु अस्थायी होते हैं, अणु अथवा आयन के रूप में। ठीक है, अणु तथा आयन के रूप में। 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। थैलोफाइटा समूह के पौधे अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार के प्रजनन करते हैं? तो बीजाणु जनन। थैलोफाइटा समूह के पौधा अनुकूल परिस्थिति में, थैलोफाइटा समूह के पौधा अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार का प्रजनन करता है? बीजाणु जनन। थैलोफाइटा समूह का पौधा अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार का प्रजनन करता है? बीजाणु जनन करता है, एक लैंगिक। ठीक है, अलैंगिक जनन। दोस्तों इस पे मत जाइए, बोक्का चौदह की तरह कोई लिख दिया है। देखिए यहाँ पे थैलोफाइटा समूह के पौधे अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार का प्रजनन करता है? तो बीजाणु जनन हो जाएगा। ठीक है, 1 ग्राम द्रव्यमान ऊर्जा के तुल्य है। 1 ग्राम द्रव्यमान कितना ऊर्जा के तुल्य है? तो 9 × 10⁻13, 9 × 10⁻13 जूल। 1 ग्राम द्रव्यमान, 1 ग्राम द्रव्यमान दोस्तों डैश ऊर्जा के तुल्य है, 9 × 10⁻13 जूल है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो 1 ग्राम द्रव्यमान डैश के तुल्य है, तो 9 × 10⁻13 जूल के बराबर है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फाइलेरिया, और कहता है कि सही कथन क्या है? तो फाइलेरिया तथा टीनिएसिस का कारण कृमि है, एकदम सही है। फाइलेरिया तथा टीनिएसिस का कारण कृमि ही होता है। मलेरिया तथा डायरिया का कारण प्रोटोजोआ है, ये बात भी सही है। मलेरिया तथा डायरिया का कारण दोस्तों प्रोटोजोआ ही है। ये वाला गलत है, गलत को मत देखिए। इन्फ्लुएंजा ट्यूबरकुलोसिस के कारण गलत बात है। देखिए इसमें जो सही था कि फाइलेरिया तथा टीनिएसिस का कारण कृमि है, एकदम सही है, और मलेरिया तथा डायरिया का कारण प्रोटोजोआ है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित तत्वों में कौन बहुपरमाणु अणु वाला है? दोस्तों सल्फर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कौन, निम्नलिखित तत्वों में कौन बहुपरमाणुक अणु वाला है? तो सल्फर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। न्यूमेरिकल को छोड़िए, कहता है कि निम्न वर्ग पर विचार कीजिए, और कहता है कि उपयुक्त किस वर्ग के जीवों की त्वचा शुष्क तथा ग्रंथि विहीन होती है? 1 और 3, मछली दोस्तों और सरीसृप। उपयुक्त किस वर्ग के जीवों की त्वचा शुष्क तथा ग्रंथि विहीन होती है? मछली और सरीसृप हो जाएगा। ठीक है, इसका जो त्वचा है वो ग्रंथि विहीन होगा। 21 नंबर दोस्तों, कहता है निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है उसको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है, यहाँ पे कह रहा है कि सही उत्तर चुने। ठीक है, तो कहता है कि जब वस्तु का विस्थापन शून्य होता है तब कार्य शून्य होता है। ये बात दोस्तों सही है। जब वस्तु का विस्थापन शून्य होगा तब कार्य भी शून्य होगा। अच्छा, कार्य का मात्रक दोस्तों जूल होता है, यहाँ पे वाट लिखा था सो गलत है, कार्य का मात्रक जूल होता है। यदि बल और विस्थापन के बीच, देखिए यहाँ पे कहा कि कौन सा कथन सही है, तो यही होगा आंसर सही। एक, जब वस्तु का विस्थापन होगा, जब वस्तु का विस्थापन शून्य होगा तब कार्य शून्य होता है, और कार्य का मतलब जूल होता है। चलिए आगे बढ़िए। भारी जल बनाने का संयंत्र कहाँ है? ट्रॉम्बे में। भारी जल बनाने का संयंत्र कहाँ है? ट्रॉम्बे में। भारी जल बनाने का संयंत्र दोस्तों ट्रॉम्बे में है। 23 नंबर है कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद में। पर्यावरण शिक्षा केंद्र का मुख्यालय अहमदाबाद में। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद। पर्यावरण
शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में। मनुष्य में प्रति लीटर कितने लीटर जठर रस स्रावित होता है? 3 लीटर। मनुष्य में प्रतिदिन कितने लीटर जठर रस स्रावित होता है? तो 3 लीटर। मनुष्य में कितने लीटर? 3 लीटर स्रावित होता है। ऐसी धातु जो ठंडी जल से अभिक्रिया न कर भाप से अभिक्रिया करती है, वह अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस मुक्त करता है? तो हाइड्रोजन। ऐसी धातु जो ठंडा जल से अभिक्रिया नहीं करता है, भाप से अभिक्रिया करता है, वो अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस मुक्त करता है? तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एल्युमिनियम लोहा से अधिक अभिक्रियाशील है, माने क्रियाशील है। एल्युमिनियम जो है ना लोहा से ज़्यादा क्रियाशील है, परंतु एल्युमिनियम लोहा की अपेक्षा बहुत कम संक्षारित होता है। क्योंकि बात समझ में आया ना? कहता है कि एल्युमिनियम है वो लोहा से ज़्यादा क्रियाशील है, लेकिन एल्युमिनियम लोहा से बहुत कम संक्षारित होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन एक रक्षी ऑक्साइड परत बनाता है। ऑक्सीजन एक रक्षी ऑक्साइड परत बनाता है। ऑक्सीजन एक रक्षी ऑक्साइड परत बनाता है। ठीक है, आगे देखिए, दो असमान द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा समान है। दो असमान द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा समान है, तब अधिक द्रव्यमान का आवेग ज्यादा होगा। दो असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है, तब अधिक द्रव्यमान का आवेग ज्यादा होगा। ठीक है, आवेग बराबर होता है बल गुना समय। आवेग बराबर बल गुना समय। कहते हैं दोस्तों, वास्तविक गैस, यहाँ पे कह रहा है कि वास्तविक गैस किन परिस्थिति में आदर्श गैस के समान व्यवहार करता है? जो वास्तविक गैस है वो किस परिस्थिति में आदर्श गैस के समान व्यवहार करता है? तो निम्न दाब और उच्च ताप पर। ठीक है, कहता है कि वास्तविक गैस किन परिस्थिति में आदर्श गैस के समान व्यवहार करता है? तो निम्न दाब और उच्च ताप पर। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में कौन एक वोल्ट मीटर के संबंध में सही नहीं है? वोल्ट मीटर के संबंध में कौन सही नहीं है? वोल्ट मीटर के संबंध में दोस्तों सही नहीं है, पहले जान लीजिए कि सही कौन है वोल्ट मीटर के संबंध में। ठीक है, यह विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापता है। वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापता है, ये बात सही है। विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापेगा। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ये बात भी सही है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध दोस्तों अनंत होता है। इसका स्केल वोल्ट में अंकित होता है, ये बात भी सही है। इसका स्केल जो है वोल्ट मीटर का वो वोल्ट मीटर का स्केल वोल्ट में अंकित होता है। वोल्ट मीटर का स्केल वोल्ट में अंकित होता है। लेकिन दोस्तों कहता है कि विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को कहता है श्रेणी क्रम में नहीं, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसको याद रखेंगे। श्वासोच्छ्वास में शामिल है, श्वासोच्छ्वास में शामिल है दोस्तों प्रश्वास और उच्छ्वास दोनों। ठीक है, कहता है कि श्वासोच्छ्वास में क्या क्या शामिल है? तो प्रश्वास और उच्छ्वास दोनों शामिल है। ठीक है, 31 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किस तत्व का आयतन ऊर्जा का मान अधिकतम होता है? तो लिथियम। निम्नलिखित में किस तत्व का आयतन ऊर्जा का मान, आयनन ऊर्जा दोस्तों, किस तत्व के आयनन ऊर्जा का मान अधिकतम होता है? लिथियम का। किस तत्व के आयनन ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है? लिथियम। लिथियम हो जाएगा, और वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे ना तो दोस्तों घटेगा ही। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऐसा करके। चलिए अगला है, पौधा के कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण कोनों पर मोटी होती है? तो सेलुलोज और पैक्टिन के कारण। पौधा के जो कोलेनकाइमा उत्तक है ना उसकी कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण कोना पर मोटी हो जाती है? तो सेलुलोज और पैक्टिन के कारण। पौधा के कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण कोनों पर मोटी हो जाती है? तो सेलुलोज और पैक्टिन के कारण। चुंबकीय पदार्थ जैसे कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करते हैं, वे प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं किसको? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ को। ठीक है, समझिए क्या कहता है कि चुंबक चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित कर लेता है, तो वे प्रतिकर्षित भी कर सकता है किसको? प्रतिचुंबकीय पदार्थ को प्रतिकर्षित कर सकता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है?
देखिए, ऑक्सीजन वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, ऑक्सीजन वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। साइटोकाइनिन हेरिंग शुक्राणु के लिए उत्तरदायी है, साइटोकाइनिन हेरिंग शुक्राणु के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, 34 है। साथ ही साथ दोस्तों, जिब्रेलिन जिब्रेलिन जिब्रेला फ्यूजी कोराई के लिए जिम्मेदार है, जिब्रेलिन जिब्रेला फ्यूजी कोराई के लिए जिम्मेदार। और ए बी ए दोस्तों, ये पुष्प हार्मोन के लिए नहीं, वृद्धि हार्मोन के लिए है, वृद्धि हार्मोन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एफसीसी क्या लिखा है, एफसीसिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे आनुवांशिक लक्षण जो जीवों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? फिनोटाइप। ऐसा आनुवांशिक लक्षण जो जीवों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उसको कहते हैं दोस्तों फिनोटाइप कहते हैं। जैसे कि क्या लिखा है देखिए ना, आंखों का रंग हो गया, और पता नहीं क्या लिखा है, छोड़िए। आप समझिए ऐसा कि ऐसे आनुवांशिक लक्षण जो जीवों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है, उसको फिनोटाइप कहते हैं। अगला है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड तनु H2SO4 में घुलकर एक नीला विलयन देता है। कॉपर ऑक्साइड तनु H2SO4 में घुलकर एक नीला विलयन देता है। नीले विलयन को वाष्पित करने पर एक नीले रंग का ठोस पदार्थ प्राप्त होता है। यह ठोस पदार्थ है लवण। कॉपर ऑक्साइड तनु H2SO4 में घुलकर एक नीला विलयन देता है। नीले विलयन को वाष्पित करने पर एक नीले रंग का ठोस पदार्थ प्राप्त होता है। यह ठोस पदार्थ होता है लवण। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। 38 नंबर देखिए, एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है तो इस लेंस की फोकस दूरी हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ पे D बराबर 1/f होता है, उसी हिसाब से किया गया है। चलिए अगला देखेंगे 39 नंबर। न्यूमेरिकल के लिए दोस्तों जगह होना चाहिए, और ऐसे ही बोलते रहेंगे तो मज़ा नहीं ना आएगा। कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन वेबसाइट के माध्यम से भेजा गया निम्नलिखित में कौन वेबसाइट के माध्यम से भेजा गया यूजर के वेब ब्राउज़र में स्टोर किए गए डाटा का एक छोटा सा अंश होता है। जब यूजर वेबसाइट को ब्राउज कर रहा होता है तो कुकीज हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में कौन वेबसाइट के माध्यम से भेजा गया तथा यूजर के वेब ब्राउज़र में स्टोर किए गए डाटा का एक छोटा सा अंश होता है। जब यूजर वेबसाइट को ब्राउज कर रहा हो वो कुकीज हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार में अक्रिस्टलीय कार्बन प्रकृति में शुद्धतम रूप में पाया जाता है? निम्नलिखित में किस एक प्रकार में अक्रिस्टलीय कार्बन प्रकृति में शुद्धतम रूप में पाया जाता है? तो वो कार्बन कज्जल हो जाएगा। निम्नलिखित में किस एक प्रकार में अक्रिस्टलीय कार्बन प्रकृति में शुद्धतम रूप में पाया जाता है? तो वो कार्बन कज्जल हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है उसको खोजना है। ठीक है, देखिए, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष समानांतर आने वाले परावर्तन के बाद लौट जाता है, ये गलत है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा है कि जब कोई किरण गोलीय दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है, ये सही है। कि जब कोई किरण गोलीय दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है, ये बात सही है। चलिए 42 नंबर देखें। कहता है कि निम्नलिखित में कौन प्रक्षेपास्त्र वायु है? निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु प्रक्षेपास्त्र है? अस्त्र हो जाएगा, एयर टू एयर हो जाएगा, अस्त्र हो जाएगा। वायु से वायु अस्त्र हो जाएगा। ठीक, स्तनधारियों के काउपर ग्रंथि से स्रावित पदार्थ कौन है? स्तनधारियों के काउपर ग्रंथि से स्रावित पदार्थ है क्षारीय। स्तनधारियों के काउपर ग्रंथि से स्रावित पदार्थ हो जाएगा दोस्तों क्षारीय। हवा में ध्वनि की चाल, आगे ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। हवा में ध्वनि की चाल निर्भर करती है माध्यम के प्रत्यास्थ गुणधर्म पर तथा घनत्व पर। हवा में ध्वनि की चाल निर्भर करती है, हवा में जो ध्वनि की चाल है दोस्तों वो निर्भर करती है माध्यम में प्रत्यास्थ गुणधर्म पर तथा घनत्व पर। माध्यम में प्रत्यास्थ गुणधर्म पर तथा घनत्व पर। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है,
कहता है कौन सही है। तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला राइबोसोम कोशिका द्रव के राइबोसोम से छोटा होता है। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला राइबोसोम कोशिका द्रव के राइबोसोम से छोटा होता है। यही बात सही है, बिल्कुल सही है। क्लोरोप्लास्ट में जो पाया जाने वाला राइबोसोम होता है ना, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला राइबोसोम वो कोशिका द्रव के राइबोसोम से छोटा होता है। ठीक है, ये बात सही है। चलिए, दूसरा गलत था इसलिए नहीं पढ़े। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करना कहलाता है ऑक्सीकरण। सीओ को CO2 में परिवर्तित करना कहलाता है ऑक्सीकरण। सीओ को CO2 में परिवर्तित करना ऑक्सीकरण कहलाता है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6.022 गुना 10⁻23। 6.022 गुना 10⁻23। 6.022 गुना 10⁻23। 6 कहता है 1 ग्राम मीथेन में एक कहता है 1.6 ग्राम 1.6 ग्राम मीथेन में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 6.022 गुना 10⁻23 जूल। 48 देखिएगा, कहता है पृथ्वी के किसी पिंड का पलायन वेग कितना होता है। तो पृथ्वी का तो दोस्तों 11.2, ठीक है, पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन पृथ्वी का पलायन वेग कह रहा है ना, तो समान होता। कहता है कि पृथ्वी पर किसी पिंड का पलायन वेग का मान समान होता है, चाहे वस्तु का द्रव्यमान कुछ भी हो। ठीक है, अच्छा, द्रव्यमान कुछ भी होगा वो समान ही होगा, यही बात कह रहा है। चलिए, 49 नंबर क्वेश्चन और 50। निम्नलिखित में ड्यूरेटिक कौन सा एक ड्यूरेटिक नहीं है। दोस्तों, यूरिया ड्यूरेटिक है। देखिए ना क्या लिखा है, ड्यूरेटिक होता है। कहता है कौन सा ड्यूरेटिक नहीं है। यूरिया ड्यूरेटिक है, कैफीन ड्यूरेटिक है, ग्लूकोज ड्यूरेटिक है, जल ड्यूरेटिक नहीं है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। जल दोस्तों ड्यूरेटिक नहीं है, जल ड्यूरेटिक नहीं है, जल ड्यूरेटिक नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अणु पिरामिडी ज्यामिति वाला है। तो दोस्तों NH3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूरा कचरा करके रखा है, लिखा भी है तो समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। चलिए, 50 नंबर कहता है कि कौन अणु पिरामिडी ज्यामिति वाला है। तो NH3 हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छा लगा होगा और इसका कंटिन्यू आएगा, ये आपका मेरिट बनाएगा। ठीक है, उसको आप याद रखिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे। धन्यवाद।